वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलस इज। इसमें होमो हैबिलस की ब्रेन कैपेसिटी पूछी गई है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट के पेपर में और एम्स के पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है 650 to 800 सीसी, दूसरा ऑप्शन दिया है 800 to 900 सीसी, तीसरा है 600 to 1000 सीसी और चौथा दिया है 900 to 1100 सीसी। होमो हैबिलस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है? 650 से 800 सीसी के बीच में जो है होमो हैबिलस की क्या होती है? ब्रेन कैपेसिटी होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस वाज डिस्कवर्ड इन। होमो इरेक्टस का फॉसिल जो है कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था? पहला ऑप्शन है क्या जावा में हुआ था, या फिर बांग्लादेश में हुआ था, या फिर इथियोपिया में हुआ था, या फिर टैंजानिया में हुआ था। होमो इरेक्टस का जो फॉसिल है वो कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? जावा में डिस्कवर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जावा में हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस एल मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एस एल मिलर जो थे वो अमेरिका के साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। एक क्लोज फ्लास्क लिया था जिसके अंदर CH4 H2 NH3 और वाटर वेपर ये सारी चीजें प्रेजेंट थी। हमें बताना उन्होंने टेम्परेचर जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया था। एस एल मिलर ने जो क्लोज फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया था, मींस एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने अपने डिस्चार्ज जो ट्यूब परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने वाटर वेपर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया था। तो हमें इसका आंसर बताना, ये भी क्वेश्चन नीट के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है 400 सीसी, दूसरा ऑप्शन है 800 सीसी और 400 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 800 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 200 डिग्री सेल्सियस और चौथा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एस एल मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में वाटर वेपर का टेम्परेचर कितना लिया था? 800 डिग्री सेल्सियस। कितना लिया था? 800 डिग्री सेल्सियस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ। डार्विन फिंचेस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका होता है? क्या वो कन्वर्जन इवोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर कनेक्टिंग लिंक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर वो अडैप्टिव रेडिएशन का? जब डार्विन गैलापागोस आइसलैंड पे गए थे तो उन्होंने देखा था वहाँ की जितनी भी बर्ड्स थी उनके जो फिंचेस होते हैं, उनकी जो बीक्स होती हैं, उसका शेप कैसा था, उसकी साइज कैसी थी, सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी। और डिफरेंट डिफरेंट क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बर्ड सर्वाइव करती हैं उनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मींस वेजिटेटिव जो जिसपे वो फूड हैबिटेट जो होता है उनका, वो सारे स्पीसीज का कैसा था? डिफरेंट था, जिसकी वजह से उनके फिंचेस का शेप और साइज भी क्या था? डिफरेंट था। तो ये फिंचेस का शेप और साइज जो डिफरेंट था ड्यू टू एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। The next question is which of the following is an example of mutualism। इन चार में से हमें ये बताना है म्यूचुअलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि म्यूचुअलिज्म होता क्या है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? जो दो स्पीसीज का आपस में लिंक होता है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती है। मीन्स दो स्पीसीज होंगी और दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगी। वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे अगर हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट और एनिमल का। प्लांट भी टोटली एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह एनिमल्स काम करते हैं। एनिमल्स प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ फूड के पर्पस के लिए। तो दोनों का आपस में क्या है? कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर सकते, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसे इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो पहला एग्जांपल हम देखते हैं वर्म इन इंटेस्टाइन। जब अगर हमारे इंटेस्टाइन में कोई भी वर्म सर्वाइव करेगा तो वो वर्म क्या करेगा? हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। क्या करेगा? हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा। तो उससे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिला, उससे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो किसका एग्जांपल है? पैरासिटिज्म में। पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज को बेनिफिटेड होता है, मीन्स जो वर्म है वो तो पूरी तरीके से बेनिफिट होगा क्योंकि वो हमारी बॉडी पे सर्वाइव कर रहा है, बट हमारी बॉडी क्या होगी? उसकी वजह से डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्पीसीज को बेनिफिट, दूसरे स्पीसीज को टोटली लॉस हो रहा है। ये किसका एग्जांपल है? ये तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखते हैं
बार्नेकल ऑन वेल एंड सी एनिमोन ऑन क्लोन फिश। ये दोनों किसका एग्जांपल है? कमेंसलिज्म का। बार्नेकल, कोई भी बार्नेकल जब वेल के ऊपर सरवाइव करके वेल की फिश के ऊपर सरवाइव करते हैं और सी एनिमोन के ऊपर जब क्लोन फिश सरवाइव करती है, तो क्लोन फिश क्या हो रहा है? क्लोन फिश को टोटली जो है सी एनिमोन से बेनिफिटेड हो रहा है, क्योंकि सी एनिमोन के पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स क्या करता है? अगर क्लोन फिश के ऊपर कोई भी प्रीडेटर अटैक करेगा तो वो सी एनिमोन का जो टेंटिकल्स होता है वो क्या करेगा? क्लोन फिश को उससे प्रिवेंट कर देगा, उसको तो बेनिफिट मिल रहा है। बट सी एनिमोन को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिलना, ना तो उससे कोई लॉस हो रहा है। तो ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को टोटली बेनिफिटेड होता है एक स्पीसीज, और दूसरे स्पीसीज को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिलता, ना तो उससे उसको कोई हार्म होता है, उसे कहते हैं कमेंसलिज्म। तो ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? कमेंसलिज्म के। बचा क्या हमारा? फिग और वास्प। ये जो फिग फ्लावर होता है इसके ऊपर वास्प इंसेक्ट क्या करता है? पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है और दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? म्यूचुअलिज्म का। तो बी वाला क्या है? म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल होता है। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ और वो किसमें हेल्प करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। कौन सा ऐसा माइक्रोब्स है इन चार में से? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होंगी, वो उनको कुछ देंगी खाने के लिए, वो उसके बदले में उसको कुछ देगा। जैसे अगर कोई माइक्रोब्स है वो सरवाइव कर रहा है प्लांट के अंदर, तो वो क्या करेगा? सॉइल को अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा, मीन्स उसका जो न्यूट्रिएंट है वो मिक्सअप करेगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, उस सॉइल से प्लांट को न्यूट्रिशन देगा। प्लांट उसकी जगह पे क्या करेगा? उसको फूड देगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा। दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर क्या है? टोटली डिपेंडेंट होते हैं, उसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो इन सब में से ऐसा कौन सा माइक्रोब्स है जिसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट के साथ? पहला है ग्लोमस, दूसरा है ट्राइकोडर्मा, तीसरा है एस्ट्रोबैक्टर, चौथा है एस्परजिलस। ग्लोमुलस का क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ? प्लांट के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चार में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि अपने फंक्शन के साथ करेक्टली मैच कर रहा? पहला है एस्परजिलस नाइगर एस्टिक एसिड, ये नहीं मैच कर रहा। दूसरा है स्ट्रेप्टोकाइनेज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, ये भी नहीं मैच कर रहा। उसके बाद तीसरा है साइक्लोस्पोरिन क्लॉट ब्लस्टर, ये भी नहीं मैच कर रहा। उसके बाद है स्टैटिन, स्टैटिन का यूज किसमें किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लेवल कम करने के लिए। अगर हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए स्टैटिन का यूज किया जाता है। यही एक ऐसा स्टैटिन है, मतलब स्टैटिन यही ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अपने फंक्शन के साथ क्या करा? करेक्टली मैच करा। बाकी ये तीन जो अपने फंक्शन के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी।